Hello everyone, this is lecture number 3 on ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 के अंदर हमने रूल जो डिस्कस किए थे वो 1 to 9 डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास रूल नंबर 10। रूल नंबर हमारे पास 10 क्या कहता है? रूल नंबर 10 हमारे पास कहता है सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ। बाज़ वक़्त ऐसा हो जाता है कि हमारे पास जिसको सूट के अंदर पार्टी करना होता है उसको पार्टी हम नहीं करते, हम किसी और पर्सन को पार्टी कर देते हैं। और ठीक है, हमारे पास टाइम टू टाइम सूट चलता जाता है और उसके बाद सूट जो कैसे हमारे पास फाइनली डिसाइड हो जाता है और उसके बाद हमें पता चलता है कि ये तो हमारे पास रॉन्ग पार्टीज थे, रॉन्ग प्लेंटिफ थे। आ रही बात समझ में? तो इसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास टॉपिक है सिविल प्रोसीजर के अंदर कि हम आपने ये जब सूट फाइल करना है तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि आपने जो पार्टीज़ बनाई है क्या वो प्रॉपर पार्टीज़ है, क्या वो नेसेसरी पार्टीज़ है, या फिर कहीं उसमें हमने मिस ज्वाइंडर तो नहीं कर लिया, या फिर हमसे कोई नॉन ज्वाइंडर तो नहीं हुआ। आरे देख लेते हैं हम सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ। कोई हमारे पास प्लेंटिफ होता है जिसके अगेंस्ट जिसके हमने बिहाफ पे सूट फाइल करना होता है, उसके बिहाफ हम नहीं करते, हम किसी और प्लेंटिफ के बिहाफ सूट फाइल कर देते हैं। तो आइए हम देखते हैं सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ। हमारे पास रूल 10 जो है उसका टाइटल है सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ। रॉन्ग प्लेंटिफ इसका सब रूल 1 जो कहता है वेयर अ सूट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ द रॉन्ग पर्सन एज प्लेंटिफ और वेयर इट इज़ डाउटफुल वेदर इट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ द राइट प्लेंटिफ। जहाँ पर सूट इंस्टीट्यूट हो जाए और हमें ये लगता है कि हमारे पास ये जो प्लेंटिफ है ये रॉन्ग प्लेंटिफ है, या तो फिर हमें डाउट हमारे पास क्रिएट हो जाता है कि ये राइट प्लेंटिफ है या नहीं है। ठीक है, द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द सूट। तो फिर कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट को इख्तियार है कि किसी भी स्टेज पर क्या कर सकती है, इफ़ सेटिस्फाइड, अगर वो मुतमीन हो जाए, हमारे पास जो अदालत है वो मुतमीन हो जाए तो क्या कर सकती है, दैट द सूट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड थ्रू अ बोनाफाइड मिस्टेक। एक वर्ड आता है हमारे पास बोनाफाइड। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि ये बोनाफाइड मिस्टेक से रॉन्ग प्लेंटिफ जो है ऐड कर दिया गया है तो फिर कोर्ट उसको स्ट्राइक आउट कर सकती है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो फिर कोर्ट क्या कर सकती है, एंड दैट इट इज़ नेसेसरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रियल मैटर इन डिस्प्यूट टू डू सो ऑर्डर एनी अदर पर्सन टू सब्स्टिट्यूटेड और एड। ठीक है, तो फिर हमारे पास है जो कंट्रोवर्सीज होती है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के दरमियान, अगर जो कंट्रोवर्सीज है वो फॉर एग्जांपल हमारे पास कंट्रोवर्सीज है, हमारे पास ए और बी के दरमियान कंट्रोवर्सीज है, मगर ए की जगह पर हमारे पास प्लेंटिफ हो गया सी। अब सी और बी के दरमियान कंट्रोवर्सी है। अगर रियल में कंट्रोवर्सीज हमारे पास किसकी दरमियान है, ए और बी, मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास ए की जगह पर सी प्लेंटिफ हो गया है। तो फिर क्या होगा इसमें, हमारे पास इसमें ये रॉन्ग प्लेंटिफ हो गया सी। तो फिर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए और कोर्ट ये समझे कि ये बोनाफाइड मिस्टेक से है। ठीक है, अब यहाँ पर ए को आना चाहिए, ए का राइट बनता है। ठीक है, तो फिर हमारे पास कोर्ट क्या कर सकती है, अदर पर्सन टू बी सब्स्टिट्यूटेड। अब हमारे पास एक वर्ड आ जाता है सब्स्टिट्यूटेड। आपने ये मैथ में पढ़ा होगा, सब्स्टिट्यूशन मीन्स क्या करना, कट कर लेना। हरी बात समझ, मीन्स ए की जगह हमारे पास क्या करना है, जो सूट फाइल हुआ है
सी और बी के दरमियान जो सी जो है रॉन्ग है उसकी जगह पर ए को लेकर आना, मीन्स ए वर्सेस बी। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है? सब्स्टिट्यूटेड मीन्स एक की जगह पर किसी और को लेकर आना, ठीक है। एड मीन्स वही प्लेंटिफ बी रहे और जो राइट प्लेंटिफ है उनको भी उनके साथ ऐड कर दें। आ रही बात समझ में? जैसा कि कोर्ट बेहतर समझे। अब हमारे पास हम डिस्कस करेंगे अब नंबर 2 पर। अब हमारे पास सब रूल जो 2 है वो क्या कहता है? सब रूल 2 हमारे पास डिस्कस करता है कोर्ट में स्ट्राइक आउट और एड पार्टीज। सब रूल 2 कहता है कोर्ट में स्ट्राइक आउट और एड पार्टीज। कोर्ट में स्ट्राइक आउट और एड पार्टीज। अब हमारे पास सब रूल क्या कहता है? द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स आइदर अपॉन और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टी। कोर्ट किसी भी स्टेज पर, किसी भी स्टेज से क्या मुराद? बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ से पहले पहले एट एनी स्टेज ऑफ द सूट। कोर्ट ऑन इट्स स्यूमोटो या फिर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टीज, या तो फिर प्लेंटिफ एप्लीकेशन दे या तो फिर हमारे पास डिफेंडेंट एप्लीकेशन दे। आ रही बात समझ में? एंड ऑन सच टर्म्स एज मे अपीयर टू द कोर्ट टू बी जस्ट ऑर्डर दैट द नेम ऑफ एनी पार्टी इम्प्रॉपरली ज्वाइंड, ठीक है। और जैसा कि कोर्ट कुछ टर्म्स को देखकर ये हमारे पास जस्टिफाई करे कि ये पार्टी जो है इम्प्रॉपरली ज्वाइन हुआ था, ठीक है। वेदर एज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, फिर चाहे प्लेंटिफ हुआ हो या फिर डिफेंडेंट हुआ हो। इम्प्रॉपरली मीन्स गलत तरीके से, जिसको नहीं होना चाहिए था, नामुनासिब तरीके से, इम्प्रॉपरली। आ रही बात समझ में? तो क्या कर दिया जाएगा उसको? बी स्टक आउट। अब स्टक आउट का क्या मतलब है? मीन्स उसमें से निकाल देना, ठीक है। हमारे पास प्लेंटिफ है ए बी, हमारे पास प्लेंटिफ है, हमारे पास ए प्लेंटिफ है, बी है, सी है, अगेंस्ट में कर रहे हैं डी ई एफ। अब हमारे पास बी जो है वो गलत ऐड हो गया, इम्प्रॉपरली ऐड हो गया, तो ये होगा स्ट्राइक आउट, स्ट्राइक आउट या फिर स्टक आउट, मीन्स इसको निकाल दिया जाएगा। अब क्या हो गया? ए सी वर्सेस डी ई एफ। आ रही बात समझ में? ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। और उसके बाद चलते हैं एंड देट नेम ऑफ एनी पर्सन हु आर्ट टू हैव बीन ज्वाइंट, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आर्ट, OUGHT, आर्ट मीन्स आना चाहिए था, ऐसी पार्टी जिसको ऐड होनी चाहिए थी एज अ प्लेंटिफ या फिर एज अ डिफेंडेंट, मगर वो ऐड नहीं हुई, ठीक है। आर्ट टू हैव बीन ज्वाइंट, जिसको ऐड होना चाहिए था एज अ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, मगर ऐड नहीं हुआ। whether as plaintiff or defendant or whose presence before the court may be necessary in order to enable the court effectually completely to adjudicate upon and settle all the questions involved in the suit be added। अब हमारे पास जिस पार्टी को ऐड होना चाहिए था एज अ प्लेंटिफ या फिर एज अ डिफेंडेंट, मगर वो नहीं हुआ, और उस पार्टी का इस सूट के अंदर एज अ प्लेंटिफ या फिर एज अ डिफेंडेंट होना ज़रूरी है, ठीक है, और कोर्ट की डिटर्मिनेशन और फाइनल डिसीजन के लिए ज़रूरी है। तो फिर कोर्ट क्या करेगी? उस सूट में उनको ऐड करेगी, या उनको अगर वो स्ट्राइक आउट होना है उनको तो उसको स्ट्राइक आउट करेगी। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके आगे हम चलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सब रूल 3, सब रूल 3 हमारे पास क्या कहता है? रूल 10 सब रूल 3। रूल 10 सब रूल 3, सब रूल 3 कहता है हमारे पास नो पर्सन शैल बी एडेड एज अ प्लेंटिफ सुइंग विदाउट अ नेक्स्ट फ्रेंड
आर नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ अ प्लेंटिफ अंडर एनी डिसेबिलिटी विदाउट हिज कंसेंट। अब हमारे पास नेक्स्ट फ्रेंड क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड क्या होता है, नेक्स्ट फ्रेंड वो शख्स जो कि एक शख्स के बिहाफ पर कोर्ट में आकर मुकदमा हमारे पास लिटिगेशंस को कंडक्ट करे, उसको नेक्स्ट फ्रेंड कहेंगे। वो शख्स जो प्लेंटिफ के बिहाफ पर आकर कोर्ट में उनके बिहाफ पर अपना उस मुकदमे को देखे तो उसको कहेंगे हम नेक्स्ट फ्रेंड। आ रही बात समझ। फॉर एग्जांपल अटॉर्नी हो गया, या फिर उसका लीगल हेयर्स हो गया, या फिर हमारे पास को प्लेंटिफ्स हैं, उनमें से कोई एक प्लेंटिफ हो गया जिनको अटॉर्नी दे रहे हैं, तो वो भी नेक्स्ट फ्रेंड हो जाएगा। मगर वो क्या नहीं होगा, वो स्यू नहीं होगा विदाउट हिज कंसेंट, ठीक है। या फिर वो स्यू नहीं होगा जब तक वो डिसेबिलिटी के अंदर है। एक ऐसा पर्सन जिसको प्लेंटिफ होना है मगर वो डिसेबल है, वो एज अ प्लेंटिफ एड नहीं होगा। अगर एड होगा तो भी उसकी कंसेंट से होगा, जब वो डिसेबिलिटी उसकी सीज हो जाए, या तो फिर उसके बिहाफ पर कोई नेक्स्ट फ्रेंड आ रहा है, उनका अटॉर्नी लेकर आ रहा है, तो फिर उसको मान लिया जाएगा कि ये हमारे पास सही और हमारे पास अटॉर्नी है और उसकी कंसेंट से आया है। इसको आप सेक्शन हमारे पास 3 को सेक्शन 174 से कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। 171 क्या है हमारे पास, कंसेंट या फिर एग्रीमेंट बाय पर्सन अंडर डिसेबिलिटी। किसकी कंसेंट या किससे एग्रीमेंट, वो शख्स जो कि अंडर डिसेबिलिटी हो, फिज़िकल डिसेबिलिटी हो, या तो फिर वो पागल हो गया हो, या तो फिर कुछ ऐसी कंडीशन में हो जो कि वो हमारे पास एग्रीमेंट करने के लिए उसके कंडीशंस फुलफिल ना करता हो। अब हमारे पास हम चले जाते हैं हमारे पास क्लास 4 पर। क्लास 4 क्या कहता है, वेयर डिफेंडेंट एडेड प्लेंट टू बी अमेंडेड। जहाँ पर डिफेंडेंट एड कर दिया जाएगा, वहाँ पर प्लेंट क्या कर दी जाएगी, अमेंड कर दी जाएगी। आ रही बात समझ में? थोड़ी सी मैं इसकी रीडिंग कर। वेयर अ डिफेंडेंट इज एडेड द प्लेंट शैल अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट्स, ठीक है। हमारे पास क्या, जहाँ पर एक डिफेंडेंट एड हो जाएगा, ठीक है, तो प्लेंट को ज़रूरन नेसेसरी है कि उसको प्लेंट भी हमारे पास अमेंड हो। जैसे कि टाइटल हमारे पास चेंज होते हैं, ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ टाइटल हम देते हैं, वही तो होता है। हमारे पास एक पार्टी ऐड होती है, उसके बाद प्लेंट का ऐड होना। आ रही बात समझ में? जब तक ये कोर्ट मुतमिन ना हो जाए, ठीक है, जब तक कोर्ट और कोई आर्डर ना दे, तब तक के लिए हमारे पास प्लेंट को चेंज ही करना है। फॉर एग्जांपल ए और बी के दरमियान कोई सूट फाइल हुआ है, बी हमारे पास डिफेंडेंट नहीं है, बी को हमारे पास फॉर एग्जांपल बी की हमारे पास बी के साथ कोई और भी डिफेंडेंट आना है, ठीक है, या तो फिर उसी प्लेंट के अंदर हमारे पास सी को ऐड कर दिया जाए, या तो फिर जो अमेंड हमारे पास टाइटल जो है पेज उसको चेंज कर दिया जाए एज अमेंडेड टाइटल। आ रही बात समझ में? थोड़ी सी इसकी आगे पैरेटिंग कर लें। बी अमेंडेड इन सच मैनर एज मे बी नेसेसरी एंड अमेंडेड कॉपीज ऑफ द समन्स एंड ऑफ द प्लेंट शैल बी सर्व्ड ऑन अ न्यू डिफेंडेंट एंड इफ द कोर्ट थिंक्स फिट ऑन द ओरिजिनल डिफेंडेंट। अब जिस डिफेंडेंट को ऐड कर दिया गया है उसको समन्स इशू कर दिए जाएंगे, उस डिफेंडेंट को समन भी इशू सर्व होंगे। और हमारे पास जो ओरिजिनल डिफेंडेंट में सी को ऐड किया है एक हमारे पास प्लेंट के अंदर एक सूट के अंदर, तो सी को तो नोटिस जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सी अभी ऐड हुआ है, मगर बी को भी जाएंगे, ठीक है, नोटिस टू बी। बी मीन्स ओरिजिनल डिफेंडेंट, जो पहले ओरिजिनल डिफेंडेंट था उसको। उसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास सब क्लास सब सेक्शन हमारे पास 5 पर।
सबसेक्शन 5 क्या कहता है कि हमारे पास सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट, ठीक है, सेक्शन 22 द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी पर्सन एडेड एज डिफेंडेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बिगेन ओनली ऑन द सर्विस ऑफ द समन्स। फॉर एग्जांपल, जहाँ पर हमारे पास सूट फाइल हुआ ए और बी के अगेंस्ट, जहाँ पर सी को ऐड होना था एज अ डिफेंडेंट, सी को ऐड कर दिया, और अब सी को जब नोटिस जाएंगे, जब ड्यूली सर्व नोटिस होंगे न्यूली एडेड डिफेंडेंट के ऊपर, तो उस दिन से मान लिया जाएगा कि सूट इंस्टीट्यूटेड है। आ रही बात समझ में? अब आप देख लेंगे हमारे पास है सेक्शन 22 लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है। हमारे पास है लिमिटेशन एक्ट 22 कहता है इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। उसका सब सेक्शन 1 जो है, वेदर आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज सब्सटीट्यूटेड और एडेड द सूट शैल एज रिगार्ड्स हिम बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड व्हेन ही वाज सो मेड अ पार्टी। वो सूट उस दिन से माना जाएगा जब वो पार्टी बना दिया गया। फिर नोटिस चाहे कुछ 1-2 हेयरिंग के बाद ही उनको ड्यूली सर्व हो जाएं, उससे कोई हमारे पास इस सूट पर अफेक्ट नहीं होगा। वो पार्टी उस दिन से मान ली जाएगी जिस दिन उसका नाम उस सूट के अंदर ऐड कर दिया गया। अब हमारे पास नंबर 2 जो है वो सब सेक्शन 1 के बारे में बात करता है कि हमारे पास है शैल अप्लाई टू अ केस वेयर अ पार्टी एडेड आर सब्सटीट्यूटेड ओइंग टू एन असाइनमेंट और डिवोल्यूशन ऑफ एनी इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट वेयर अ प्लेंटिफ इज मेड अ डिफेंडेंट और डिफेंडेंट इज मेड अ प्लेंटिफ। उस पर अप्लाई नहीं होगा जो कि हमारे पास एक सूट चल रहा है पेंडिंग में, और उसके दौरान अगर किसी की डेथ हो जाती है डिफेंडेंट की, और उसकी लीगल हेयर्स उसमें ज्वाइन कर दिए जाते हैं, तो फिर वो सूट उस दिन से इंस्टीट्यूटेड नहीं माना जाएगा। उस दिन से ही माना जाएगा जब ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया था। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्योंकि ये बाद में इसके लीगल हेयर्स गुजर रहे हैं, कोई और हम ऐड नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके आगे हम डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास रूल 10 का ऑब्जेक्ट क्या है? रूल 10 का ऑब्जेक्ट क्या है? प्रॉपर इसका ऑब्जेक्ट क्या है? रूल 10 ऑर्डर 1 रूल 10 इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स। मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा कोई सूट्स ना आ जाए। इसलिए जो पार्टी को ऐड होना है, जो सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जो काज ऑफ एक्शन जो सेम है, उसके अंदर जिस डिफेंडेंट को ऐड करना है उस डिफेंडेंट को ऐड कर दें। ऐसा नहीं है बाद में अगर कोई रह जाए और डिफेंडेंट आ जाए कि सर मेरा क्या नाम है, मेरे अगेंस्ट में जो सूट फाइल हुआ था, जो डिग्री हुआ था, उसमें तो मैं डिफेंडेंट नहीं था। ठीक है, वो उसमें मैं एग्रीड पार्टी हो, या फिर जो प्लेंटिफ को ऐड करना है उसको नहीं किया, तो फिर वो प्लेंटिफ बाद में आ जाते हैं। तो फिर इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए। आ रही बात समझ में? इसकी एक अथॉरिटी है, आपने हमारे पास वो अथॉरिटी देखनी है। ठीक है, ये इसका मकसद सिर्फ है टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट्स। आ रही बात समझ में? यहाँ तक अगर बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम हमारे पास रूल 11 डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ। अब हम चले जाते हैं हमारे पास रूल नंबर 11 पर। हमारे पास रूल 11 क्या कहता है?
रूल 11 कहता है कंडक्ट ऑफ द सूट, कंडक्ट ऑफ द सूट, conduct of the suit means court may give the conduct of the suit to such person as it deems proper। अब हमारे पास क्या कहते हैं, ये हमारे पास रूल जो है ये बेसिकली रूल्स है काउंसल्स के लिए, ठीक है, किसके लिए है, काउंसल्स, काउंसल्स मीन्स एडवोकेट। आ रही है बात समझ में, मीन्स ये हमारे पास बेसिकली काउंसल्स का काम तब कब शुरू होता है, हमारे पास जब के हमारे पास इशू फ्रेम के लिए मैटर फिक्स कर दिया जाता है, उस टाइम पार्टी से पूछा जाता है क्या आपकी तरफ से कोई एडवोकेट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हर एक पार्टी को नहीं पता होता है हमारे पास कानून के बारे में, तो फिर ये कोर्ट की ड्यूटी होती है कि बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़, बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़, ठीक है, कॉल द पार्टी टू कम विथ दियर एडवोकेट्स। यहाँ तक बात क्लियर है। हमारे पास कंडक्ट ऑफ द सूट किसके बारे में कह रहा है कि हमारे पास काउंसल्स के बारे में, कि आपका जो सूट है वो कंडक्ट कौन करेगा। फॉर एग्जांपल कोई प्लेंटिफ है, ए है, तो ए से पूछा जाएगा, और जहाँ पर डिफेंडेंट बी है कि भाई आपका सूट कंडक्ट कौन करेगा। ए कह रहा है मेरा सूट कंडक्ट करेगा जो हमारे पास एडवोकेट है वो करेंगे मेरा सूट कंडक्ट, ठीक है, आ रही है बात समझ में। और हमारे पास ये कब होता है, एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ बेसिकली। मगर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो प्लेंट फाइल होती है वो भी एक एडवोकेट ही करता है। आ रही बात समझ में। हमारे पास इसको आप अगर समझना चाहें तो फिर हमारे पास रूल नंबर जो 8 है और रूल नंबर हमारे पास 12 है, उनको साथ में आप पढ़ लेंगे, जहाँ पर वेयर जहाँ पर काफ़ी सारे प्लेंटिफ्स हो या फिर काफ़ी सारे डिफेंडेंट हो, जहाँ पर अगर एक कोई प्लेंटिफ है, ठीक है, तो वो भी अपना कोई एडवोकेट्स कर सकता है, काउंसल्स अपने बिहाफ ले आ सकता है। जहाँ पर बहुत सारे हमारे पास प्लेंटिफ्स हैं तो फिर वो एक प्लेंटिफ को भी अपना अटॉर्नी दे सकते हैं, और वो को प्लेंटिफ जिसको अटॉर्नी दिया है वो एक को प्लेंटिफ भी अपने सबके बिहाफ पर कोई एक एडवोकेट भी कर सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम रूल नंबर 12 पर चलते हैं। रूल नंबर 12 हमारे पास क्या कहता है, रूल नंबर 12 कहता है अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स फॉर अदर्स। रूल नंबर 12 कहता है अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स आर डिफेंडेंट्स फॉर अदर्स वेयर देयर आर मोर प्लेंटिफ्स देन वन, एनी वन आर मोर ऑफ देम मे बी अथोराइज्ड बाय एनी अदर ऑफ देम टू अपीयर, ठीक है, प्लीड और एक्ट फॉर सच अदर इन एनी प्रोसीडिंग्स एंड in like manner where there are more defendants than one, any or more of them, any may be authorized by any other of them to appear, plead or act for such other in any proceedings। रूल हमारे पास 12 उसका सब रूल 1 ये कहता है अगर जहाँ पर बहुत सारे प्लेंटिफ हैं, वो प्लेंटिफ बहुत सारे हमारे पास से किसी एक को प्लेंटिफ को अथोराइज कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, उन सब के बिहाफ पर कोर्ट में कंडक्ट सूट को कंडक्ट करने के लिए। आ रही बात समझ में। रूल 11 का जो काम है उसको करने के लिए, या फिर जहाँ पर बहुत सारे डिफेंडेंट हैं वो सब डिफेंडेंट मिलकर किसी एक डिफेंडेंट को अपॉइंट कर सकते हैं और उनको अथोराइज कर सकते हैं विथ अ रिटन डॉक्यूमेंट्स। कैसे रिटन डॉक्यूमेंट मीन्स पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें आप, या फिर कोई आप काउंसिल कर दें। आ रही बात समझ। अब हमारे पास सब रूल 2 जो है द अथॉरिटी शैल बी इन राइटिंग, जहाँ पर बात आ गई कि हाँ अगर किसी सब
हमारे पास को प्लेंटिफ को सब प्लेंटिफ अथोराइज करते हैं तो फिर वो हमारे पास अथॉरिटी रिटन में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है सूट के हमारे सब प्लेंटिफ के बिहाफ से सूट लड़ने के लिए, और अगर जहाँ पर बहुत सारे डिफेंडेंट हैं तो फिर वो भी एक डिफेंडेंट को अथोराइज कर सकते हैं और वो अथॉरिटी रिटन में होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं हमारे पास रूल नंबर 13। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारे पास रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 क्या है? रूल नंबर 13 है हमारे पास ऑब्जेक्शन एज टू नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर। ऑब्जेक्शंस एज टू नॉन ज्वाइंडर या फिर मिस ज्वाइंडर। अब इसकी थोड़ी सी बेयर रीडिंग कर लेता हूँ, उसके बाद में आपको इसकी जो मीनिंग है वो समझाता हूँ। ऑल ऑब्जेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज शैल बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। अब हमारे पास ऑब्जेक्शंस हैं किससे मुतल्लिक? हमारे पास नॉन ज्वाइंडर या फिर मिस ज्वाइंडर। वो क्या करेंगे? हमारे पास पार्टीज़ को चाहिए कि जो ऑब्जेक्शन अगर रेज करने हैं तो फिर वो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर आपको रेज करना है। अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी क्या है? अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी है मीन्स जब ट्रायल कोर्ट के अंदर, लर्निंग ट्रायल कोर्ट के अंदर आपका सूट चल रहा है और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ अगर कोई पार्टी एड करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक सूट है ए वर्सेस बी। अब हमारे पास बी किसी और पार्टी को एड करवा रही है, ठीक है, एज अ डिफेंडेंट, ठीक है, सी को, तो फिर ए को ऑब्जेक्शन करनी चाहिए, ठीक है, बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़। या फिर अगर प्लेंटिफ किसी पार्टी को प्लेंटिफ कर रही है तो डिफेंडेंट को अपने ऑब्जेक्शन फाइल करने चाहिए बिफोर द ट्रायल कोर्ट बिफोर फाइलिंग ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़। आ रही बात समझ में? इन ऑल केसेस आर देयर इश्यूज आर सेटल्ड आर एट आर बिफोर सच सेटलमेंट अनलेस ground of objection has subsequently arisen and any objection not so taken shall be deemed to have been waived। अगर अब सेटलमेंट ऑफ इश्यूज से पहले अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेकर आ रहे हैं तो फिर वो ऑब्जेक्शन ऐसे मान लिया जाएगा कि वो ऑब्जेक्शन आपने वेव कर लिए। आ रही बात समझ में? ऑब्जेक्शन क्या कर लिया आपने? डीम्ड टू बी वेव्ड मीन्स आपने उस ऑब्जेक्शन को अपना राइट वहाँ पर आपने इस्तेमाल नहीं किया, मतलब वो आपने राइट अपना वेव कर दिया है। आ रही बात समझ में? अनलेस सब्सिक्वेंटली अराइजन, ऑब्जेक्शन है सब्सिक्वेंटली अराइजन मीन्स ऐसी कोई बात आ रही है जो बाद में अराइज हो रही है तो फिर अलो कर दिया जाएगा। हमारे पास सेटलमेंट ऑफ इशू के बाद भी अलो कर दिया जाएगा। एक हमारे पास अथॉरिटी है कि जब आपने पॉसिबल अपॉर्चुनिटी जब आपके पास अवाइल थी, आपने ऑब्जेक्शन रेज करने थे, ठीक है, क्या थी आपके पास अवाइल? पॉसिबल अपॉर्चुनिटी थी मगर आपने वो नहीं किया तो शैल बी डीम्ड टू बी वेव्ड। ये आप अथॉरिटी पढ़ लेंगे, ठीक है। हमारे पास अथॉरिटी क्या है? 2011 सुप्रीम कोर्ट SCMR, पेज नंबर हमारे पास ये वाला, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर हम इसके आगे भी डिस्कस करते हैं। एक और अथॉरिटी हमारे पास है, कैन नॉट रेज्ड एट अपील एट कोर्ट इफ़ नॉट रेज्ड एट द टाइम ऑफ ट्रायल कोर्ट। आप अगर
कोई मैटर अपील में चला जाता है तो फिर वो अपील में आप ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते, जबकि आपने ट्रायल कोर्ट में ऑब्जेक्शन रेज नहीं किए। उसकी भी एक अथॉरिटी है टू हमारा 1992 CLC पेज नंबर जो है हमारे पास 515। आधी बात समझ में, ये भी आप थोड़ा इसको डिस्कस कर लेना, ठीक है। ये अथॉरिटी आप पढ़ लेना। अगर इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन आ रही है किसी भी किस्म की तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और किसी भी टाइप का कोई सवाल कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? थैंक यू सो मच।